ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर सबसे पहला तो वुमेन होना ही है। फीमेल जेंडर इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, क्योंकि ऑल्दो आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है पर औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर इंक्रीजिंग एज, ऑल्दो यंग और लेडीज में भी हो सकता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 50 साल के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा देखा गया है। उसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, यानी कि वजन बढ़ना, स्पेशली इन द पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉज के बाद वाली उम्र में वजन बढ़ना, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, अल्कोहल का सेवन करना। स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन बहुत कैंसर्स के साथ है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ कम है, बट बेसिकली कोई भी एडिक्शन, अल्कोहल का तो डेफिनेट रिलेशन है। हार्मोनल सप्लीमेंटेशन लंबे समय के लिए लेना, कई बार डॉक्टर्स ही हार्मोनल गोलियां देते हैं फॉर सम गायनेकोलॉजिकल इशू एंड ऑल। कम समय के लिए लेना ठीक है, पर लंबे समय के लिए लेना, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इंजेक्शंस लेना, ये सब चीजों में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता हुआ देखा गया है। रेडिएशन एक्सपोजर, सिकाई अगर बचपन में कोई चेस्ट कैंसर के लिए हुई है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और एक आखिरी चीज जिसके बारे में कई लोग बहुत चिंतित होते हैं, जो 5 to 10% ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रखती है, वो है जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आपके परिवार में 2 से ज्यादा लोगों को ब्रेस्ट, ओवेरियन, पैंक्रियाटिक, प्रोस्टेट कोई भी कैंसर्स हुए हैं, स्पेशली कम उम्र में, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है पर ऐसा हो सकता है कि आपका रिस्क बढ़े। तो उसके लिए आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से जरूर बात करें। जनरली कैंसर का ट्रीटमेंट, कोई भी सॉलिड कैंसर का ट्रीटमेंट 3 पार्ट्स में मोटा मोटा डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है सर्जरी, जो हम करते हैं कि ट्यूमर ही निकाल दें। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, कुछ ऐसी दवाई दे जो कैंसर, कैंसर सेल्स क्या होते हैं? कैंसर सेल्स होते हैं बॉडी के वही सेल्स जिनमें अब नॉर्मल कैपेसिटी आ गई है टू ग्रो वेरी फास्ट। नॉर्मली हमारी बॉडी में सब सेल्स थोड़ा ग्रो करते हैं, रुक जाते हैं, कभी बॉडी को हार्म कर नहीं करते। कैंसरस सेल्स बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो म्यूटेशन या कोई चेंज की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो कैंसर सेल्स दिखाते हैं, उनको किल करने के लिए जो दवाइयां यूज होती है उनको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन, यानी सिकाई, एक्सरे बीम से कैंसर सेल्स को मारना। अब कीमोथेरेपी जो दवाइयों का पार्ट है, उसमें ये देखा जाता था कि जो वो कैंसर सेल्स को तो मारती ही है क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, बट उसके अलावा बॉडी में और भी जितने फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, चाहे वो बाल हो या हमारे मुंह के लाइनिंग हो, ऐसे कई और सेल्स को भी हार्म करते हैं। इसलिए उसके साइड इफेक्ट होता है। इसलिए कई बार लोग डरते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट से बहुत वीकनेस आ जाती है या बहुत चेंजेस आ जाते हैं। टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से कैसे डिफरेंट है? तो टारगेटेड थेरेपी क्या करती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट पे काम करती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर सेल्स पे काम करेगी, बाकी बॉडी को नहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो इस मामले में उसका इफेक्टिवनेस भी बेटर हो जाता है और साइड इफेक्ट भी बाकी नॉर्मल कीमो से थोड़े कम हो जाते हैं। तो इट इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि वो एक डायरेक्ट, मतलब इस गेट, जिस सेल पे ये गेट होगा उसी पे अटैक करेगी, एक पर्टिकुलर टारगेट पे अटैक करेगी। सेकंड, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को यूज करती है कैंसर को किल करने के लिए। नॉर्मली हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बड़े स्ट्रांग होते हैं, कोई इन्फेक्शन हो, कोई, और कैंसर बनता क्यों नहीं है? नहीं तो सबको बन जाता, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स से कैंसर की सेल्स को डेवलप होने से रोकता है हमारी बॉडी। इम्यून थेरेपी ऐसी थेरेपी होती है जिसमें ऐसी दवाइयां या इंजेक्शन दिए जाते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को और सशक्त बनाती है। इम्यूनोथेरेपी इज मेनली यूज्ड कुछ टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है, जिसमें हमें पहले बहुत खराब रिजल्ट्स मिल रहे थे। इम्यून थेरेपी और कीमोथेरेपी के यूसेज से वो बेटर हो गए। ब्रेस्ट कंजर्वेशन काफी हद तक अवेलेबल है। इनफैक्ट ब्रेस्ट रिमूवल जो होता है, मैस्टेक्टमी जो आप सर्जरी की बात करें, पहले वही सर्जरी होती थी, पर अब पिछले कुछ दशकों से ये देखा गया है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, अगर समय पे लेडी का डायग्नोसिस हो जाए ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बड़े कैंसर्स में भी, जिसमें गांठ बहुत बड़ी हो गई है या थोड़ा एडवांस स्टेज है, उसमें भी हम पहले कीमो या कुछ यूज करके गांठ को छोटा करके ब्रेस्ट बचा सकते हैं।
तो आज की तारीख में हमारे सेंटर्स में हम ऑलमोस्ट 70% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में ब्रेस्ट बचा के सर्जरी कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो लेडीज को डरने की जरूरत नहीं है, कैंसर का मतलब ब्रेस्ट रिमूवल नहीं होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट सिंपल नहीं होता। इतनी तरक्की के बाद भी लंबा समय लगता है। इमोशनली, मेंटली पेशेंट पे टेक टोल होता है। फिजिकली तो डॉक्टर्स दवाइयां दे रहे हैं, आपको मैनेज करें, सर्जरी हो रही है, कुछ कुछ चल रहा है। बट इमोशनली भी पेशेंट ना, वो कैंसर शब्द से आदमी इतना डरता है। तो इसलिए फैमिली या सोशल सपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कि लोगों को पता चले ये भी एक लाइफ का फेज है। हाँ, उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, मैनेज करना जरूरी है, बट अगर अच्छा सपोर्ट हो परिवार का, चाहे वो स्पाउस हो या बच्चे हों या पेरेंट्स हों या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो उससे पेशेंट की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसलिए हम लोग इनफैक्ट केयर गिवर मीट करते हैं, क्योंकि ना कई बार पेशेंट से ज्यादा जो रिश्तेदार है उनके लिए भी बहुत, मतलब वो भी ड्रेन हो जाते हैं, थक जाते हैं इतना लंबा ट्रीटमेंट कराते कराते। तो उनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है, ताकि वो पेशेंट को अच्छे से सपोर्ट कर पाए। फिट, वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइज हर पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। जो वो आपका वेट भी चेक में रखता है, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाता है, एंड इनफैक्ट कैंसर रिस्क लोअर करने में भी, रेकरेंस रिस्क, कैंसर में वापस आने का भी रिस्क होता है ना, वो रेकरेंस रिस्क भी लोअर करने में हेल्प करता है कई कैंसर्स में। तो फिटनेस का भी रोल है और रिहैबिलिटेशन का भी रोल है। अब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का कभी कभी ब्रेस्ट रिमूवल हो जाता है, तो वो कैसे आर्टिफिशियल ब्रेस्ट यूज करें या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोचें, या उनके हाथ में सूजन आ जाती है, हाथ का मूवमेंट कम हो जाता है, तो कैसे फिजियोथेरेपी करा के बैक टू नॉर्मल लाइफ में जाए। तो जनरली कैंसर ट्रीटमेंट टीम स्पोर्ट है, हम बोलते हैं, एक डॉक्टर और एक पेशेंट नहीं होता है। पेशेंट के साथ उसका पूरा परिवार होता है, डॉक्टर के साथ नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, 15 लोगों की टीम भी होती है, और बहुत जरूरी है कि ये टीम एफर्ट। हाई रिस्क होता क्या है? तो एवरेज रिस्क होता है जिसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री ना हो, जिसको कोई और प्रॉब्लम ना हो। हाई रिस्क है जिसके फैमिली में हिस्ट्री हो, परिवार में कई लोगों को कैंसर हो, या उसने पहले खुद की ब्रेस्ट की गांठ हुई हो, पहले रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, या कोई भी कारण से उसका रिस्क ज्यादा है। एवरेज रिस्क वाली औरतों को हम बोलते हैं 40 साल के बाद साल में एक बार अपना ब्रेस्ट चेकअप कराओ, मैमोग्राम कराओ या अल्ट्रासाउंड, जो भी अपने डॉक्टर से बात करके अपने लिए प्लान बनवा लो। और इनफैक्ट कम उम्र से 18-20 साल से ही महीने में एक बार पीरियड के बाद अपना ब्रेस्ट खुद चेक करो। हाई रिस्क वाले, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, तब तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके, जेनेटिक्स एक्सपर्ट से बात करके अपनी फैमिली ट्री बनाना है, कि क्या हमारा रिस्क है, क्या हमें जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है। और इनमें जैसे BRCA1 BRCA2 बड़े कॉमन दो जो जीन म्यूटेशंस होते हैं, अगर उससे आप ग्रस्त हो, तो हम बोलते हैं 25 साल से ही एनुअल MRI और मैमोग्राम ऑल्टरनेट करके हर 6 महीने पे टेस्ट कराना है। तो बहुत, मतलब जनरल आंसर देना मुश्किल है, इट डिपेंड्स कि वो कौन सा हाई रिस्क टाइप है, उसके हिसाब से हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत हेल्प करता है।